बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और मेरे साथ हैं ताहिर मलिक साहब और आज हमें ज्वाइन करेंगे हमारे होस्ट मोहतरम सईद काजी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से। और नाज़रीन आज हमारे साथ सलमान भट्ट साहब, उनसे लेंगे कि PSL के क्या हालात जा रहे हैं। नाज़रीन जिन स्टोरियों पर आज बात करें मैं इनमें PSL का मैदान सज गया, जीत का सेहरा किसके सर होगा, क्या नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में कोई बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, वज़ीर आज़म का करप्शन के खात्मे से मुतल्लिक का दावा कितना दुरुस्त है, नए तसाब नशीर पर एतराज़ लगा दिया गया, एहसन इकबाल ने ट्वीट भी कर दिया। नाज़रीन इससे कबल कल कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। बल्दियाती एक्ट के तहत MQM के लीडरों ने एक एहतजाज किया तो पुलिस ने बेहमाना तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया और शेलिंग की। और MQM के मुताबिक उनके एक लीडर इसमें जान बहक हो गए, उनका नाम था मोहम्मद असलम, जबकि MP सदाकत हुसैन ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन हम अब वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले चलते हैं सलमान भट्ट साहब के साथ। सलमान साहब वेलकम टू शो। थैंक यू वेरी मच सर। सलमान साहब PSL का मैदान सज गया है, PSL पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है, जीत का सेहरा किसके सर होगा, कौन बनेगा इस वक्त? देखिए ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जिस तरह PSL हो गई, IPL, बिग बैश, ये मोमेंटम की क्रिकेट है बिकॉज इसमें सारी टीमें बैलेंस्ड बनती हैं, सबको चॉइस मिलती है प्लेयर्स की और उसमें से उन्होंने अपना अपना एक कॉम्बिनेशन बनाया होता है और ये सब प्लेयर डिफरेंट जगह से आते हैं और मैच से 2-3 दिन पहले इनकी मुलाकात होती है। तो बेसिकली होता यह है कि जिसकी टीम ऑन ग्राउंड फर्स्ट डे क्लिक कर जाती है एज अ कॉम्बो, जिसको एक रिदम मिल जाता है, मोस्टली होता यह है कि वो थ्रू कर जाते हैं एज विनर्स। कई दफ़ा लेट अराइवल्स भी होता है लेकिन उसमें डेस्टिनेशन का चेंज आता है। यहाँ पर भी कराची में आधी PSL है और उसके बाद आधी लाहौर शिफ्ट होगी। अगर कंडीशंस का कोई फ़र्क हुआ जिसको किसी और टीम ने अच्छा ग्रैब कर लिया तो उससे फिर फ़र्क भी पड़ सकता है, लेकिन आज पता चलेगा। और जो इस दफ़ा फ़र्क ये है कि कोविड की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने कमरों में हैं, जो आज के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये भी देखना है कि किस टीम के की प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। जैसे ज़ल्मी का कल मैच है, ना उनके कप्तान अवेलेबल हैं, ना कामरान अकमल अवेलेबल हैं और एक और उनका मेन प्लेयर है हैदर अली, वो भी आज बीमार है। सो हमें मैच से पहले तक पता नहीं कि कौन अवेलेबल है और कौन नहीं। जी मलिक साहब आप। अच्छा भट्ट साहब, ये इसकी बैकग्राउंड बड़ी इंटरेस्टिंग थी जब PSL पाकिस्तान में शुरू हुआ। जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, ख्याल ये था कि दुनिया ने हमें किस्म का समझा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुल्क अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, फिर हमने शुरू किया। तो PSL का जो बुनियादी मकसद था पाकिस्तान में क्रिकेट को लाया जाए, एक्साइटमेंट लाई जाए, जो भट्टी साहब ने भी सवाल किया कि जश्न बनाया जाए, तो ये कामयाब रहे हैं इसमें? बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। दुनिया से डिफरेंट प्लेयर्स आए हैं, कमेंटेटर्स आए हैं, पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज इससे बाहर गया है। आप देखें डैरन सैमी जिस तरह एक प्लेयर है, हाशिम आमला हर साल आ रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड लीडिंग प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं। आपके पास कमेंटेटर्स आते हैं, मैच रेफरीज आते हैं, तो एक जो ऑप्टिक्स पाकिस्तान के बाहर जाते हैं इससे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और उसके साथ साथ ये क्रिकेट का वो ब्रांड है जो आपका कमाने वाला बेटा भी है पाकिस्तान क्रिकेट का। यू नो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप आती है, फ्रेंचाइज इंडक्ट हुई, प्लेयर्स को फाइनेंशियली जो एक धचका पहुँचा हुआ पिछले 3 सालों से डिपार्टमेंट बंद होने की सूरत में, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मौका मिलता है इसमें खेलने का और वो इससे उनका एक फाइनेंशियल सर्कल भी बेटर होता है और उन्हें इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के एक तैयारी का मौका भी मिलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे खेलना है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसमें कौन से आप समझते हैं इस वक्त जो अब जो इस साल होना है उसमें कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा इनका नाम उठेगा, ये परफॉर्म बेहतर करेंगे? जिस तरह मैं समझ शाहीन अफरीदी भी इसी की PSL से ऊपर है, इसको आपके ज़हन में कुछ हैं प्लेयर्स जो आप समझते हैं कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए आगे आएंगे? देखिए कुछ प्लेयर्स हैं जो यंगस्टर्स हैं, जैसे उस्मान कादिर एक प्लेयर है, वो 2 साल से टीम के साथ है, बहुत खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन पोटेंशली वो मैच विनर है। तो अगर वो इस दफ़ा उसको ज़ल्मी ने लिया जहाँ पर कोई और स्पिनर नहीं है तो उसके पास एक ओपन फील्ड है खेलने के लिए, अगर वो अच्छा करता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुफीद लेग स्पिनर साबित हो सकता है। इसी तरह अंडर 19 के जो बच्चे हैं, जो एक बड़ा अच्छा रूल है कि हर टीम में एक इमर्जिंग प्लेयर ने खेलना है, वो छोटी उम्र का होगा, तो अगर उसमें से आपको शाहीन मिला था, इस तरह हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स के लिए जो मिला आपको इसके थ्रू मिला, तो इस साल जो 5 नए लड़के हैं अब देखना है कि उनमें से कौन अपने आप को साबित करता है। सब ने मैचेस खेलने हैं और लाजमी खेलने हैं, इसके बगैर टीम कंप्लीट नहीं होती। जी काई साहब हमारे साथ आज हमारे भाई सलमान भट्ट साहब हैं और PSL आपको पता पाकिस्तान की कौम क्रिकेट लवर है और बड़े अरसे बाद क्रिकेट आई है, तो आप इनसे कुछ बात करना चाहें?
जी सलमान भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। ये फरमाइएगा, अभी आपने बात की कि जो डिपार्टमेंटल जो हमारा क्रिकेट का एक सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। जो आपका ख्याल है, जो मेरी आपसे वैसे आपकी कैमरा बात हुई थी, तो वो बड़ा सेटबैक हुआ है, तो कि ये किस हद तक ऑफ सेट करेगा और नए प्लेयर्स को जो है वो सामने लाएगा। और इमरान खान साहब कहा करते थे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे, तो क्या कोई और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आप रेकमेंड करते हैं, या PSL काफ़ी है हमारे नए टैलेंट लाइक रिजवान ऐसे लोगों को सामने लाने के लिए? भट्ट साहब जी देखें, ये एक फॉर्मेट का टूर्नामेंट है विच इज़ T20, ये सबसे छोटा फॉर्मेट है, तो डेफिनेटली ये बाकी दोनों को कैटर नहीं करता, ये T20 को ही कैटर करता है। और जहाँ तक डिपार्टमेंट्स की बात है, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि जो सिस्टम हम लाना चाह रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, और 2.5 करोड़ की आबादी है, और क्रिकेट उनकी 6वीं गेम है, उससे ऊपर 5 गेमें हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आवाम है, सब क्रिकेटर बनना चाहते, एक ही गेम है और किसी गेम में कोई फ्यूचर नहीं है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ़ प्लेयर्स है जिसकी अपॉर्चुनिटी चली गई डिपार्टमेंट बंद होने से। कोई 40 डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनके पास जॉब्स पे लड़के प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे। सो उसका कोई बैकअप प्लान नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान का जो अर्निंग सर्किट है उसमें टोटल 180 प्लेयर रह गए हैं जो क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये PSL में एक प्लस भी है, बड़े पाकिस्तान ने पहले 5 अवार्ड मिले हैं इंटरनेशनल। ये जो 2020 में हम तो माशाल्लाह दुनिया की टॉप पे हैं, ये मेरा ख्याल नहीं, बिल्कुल है, दुनिया को पता है। मगर क्या आप नहीं समझते कि हमारा सारा फोकस 2020 पे चला गया? अब हमारे पास इंतजाम नहीं है, यूनुस जैसी वो डेप्थ नहीं है, 3-3 दिन 2-2 दिन जो पिचों पे खड़े ने, तो वो प्लेयर किस तरह पैदा होंगे जिन्होंने टेस्ट में जो जिसको आप रियल क्रिकेट कहते हैं, उसके बारे में आप सर अल्लाह का शुक्र पहले तो अदा करता हूँ कि किसी ने इस बारे में बात की है। इस बारे में तो कोई सवाल ही नहीं करता T20 से हट के। तो देखें, जब आप बड़े फॉर्मेट की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें रोज़ाना छोटे फॉर्मेट कई दफ़ा निकलते हैं। अगर आप 4 दिन का मैच खेलें तो कई सिचुएशंस उसमें आती हैं, 1 डे की, T20 की, लेकिन छोटे फॉर्मेट से बड़े की तैयारी नहीं होती, और ये बात को हमें समझना पड़ेगा। अभी शोर मचा हुआ दुनिया में, इंग्लैंड काम ख़राब हो गया, एशेज़ में गए हैं, 14 दिन क्वारंटीन किया, 13 दिन में सीरीज़ ही हार गए। वो अपने क्वारंटीन के दिन से भी आगे नहीं निकल सके। सो टेस्ट क्रिकेट में जो टीमें तवज्जो नहीं देंगी, उनकी बाकी क्रिकेट भी ख़राब हो जाएगी इवेंचुअली। तो ये समझने की बात है, इसके लिए इसको काम करने की ज़रूरत है। सलमान, आप क्या समझते हैं, आप वज़ीर आज़म को इस क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान में नए क्रिकेटर जो हमारे नए हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान में अच्छे टेस्ट क्रिकेटर आए, 1 डे प्लेयर आए, T20 के प्लेयर आए? क्या ऐसे हुकूमत करे? वो खुद वज़ीर आज़म एक क्रिकेटर है। सर करना तो उन्हें चाहिए डिपार्टमेंट्स को बहाल, लेकिन वो करेंगे नहीं। और मसला ये है कि आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। पाकिस्तान ऐसी मार्केट नहीं है कि जो 4 दिन की क्रिकेट को स्पॉन्सर करे। तो बेसिकली जो 2 अरब रुपए के करीब PCB हर साल अब खुद खर्चता है, ये 2 अरब रुपया डिपार्टमेंट्स खर्चते थे, इससे ज़्यादा खर्चते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे, ये तो सिर्फ 6 टीमें हैं। सो आप इस पैसे को मज़ीद क्रिकेट की प्रोजेक्शन पे लगा सकते हैं, उसके ऊपर टूर्नामेंट करा सकते हैं, अपना टूर्नामेंट उसके साथ अलॉन्ग साइड भी रख सकते हैं। उसके लिए उस जो पहले से क्रिकेट चल रही थी उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं थी। तकरीबन 600-700 प्लेयर ऐसा है जो कंफर्म प्रोफेशनल प्लेयर था, जो अब कोई लोडर चलाता है, कोई दुकान पे काम करता है, कोई कुछ और। इस सिलसिले में कभी क्रिकेटर्स ने जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो खुद क्रिकेट की वजह से पहचाने जाते हैं, उनसे कभी बात की? क्या उन्होंने क्यों ख़त्म की इसको? देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स ने बात की। अगर रिसेंट की बात करें तो मैंने खुद उन्हें लेटर लिखा, मेरे से पहले मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज़, अज़हर अली गए बात करने। उससे भी ऊपर अब्दुल कादिर साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मीटिंग में उन्हें फ़ेस टू फेस बोला था कि ये इससे क्रिकेट का नुकसान होगा। इकबाल कासिम साहब ने बोला, बेशुमार क्रिकेटर्स ने बोला, लेकिन वो ये बता दें कि ये इस PSL की वजह से हमारे चंद नौजवान ICCI में बेस्ट खिलाड़ी करार दे दिए। इसका मतलब है इस पे ज़रा और तवज्जो दी जाए तो मज़ीद क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है। देखिए, बिल्कुल T20 फॉर्मेट के अंदर तो पाकिस्तान ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली वर्ल्ड कप में, या पिछला पूरा साल अगर हम देखें तो इससे ये जो आपका छोटा फॉर्मेट है वो तो बहुत उसका फ्यूचर सिक्योर है। इससे आपको रेगुलरली टैलेंट सामने आता रहेगा। लेकिन जो दूसरे 2 फॉर्मेट्स हैं उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। इसको हमने ऐसे ही जारी रखना और इसमें मज़ीद बेहतरी। देखने वाले को आपके तजर्बे से हम सीखना चाहते हैं। माशाल्लाह सारी टीमें ही PSH की अच्छी हैं, लाहौर कलंदर हो, कराची जुल्मी हो। आप क्या समझते हैं, फाइनल किसको देखते हैं आते हुए? ये तो मैच होगा अच्छा, जो खेलेगा आएगा। मेरा ख्याल है कि ज़ल्मी बड़ी कंप्लीट टीम है, पेशावर, ज़ल्मी और सुल्तान्स, लेकिन मेरा दिल करता है कि अब एक दफ़ा लाहौर भी जीत जाए। अभी तक वो जीती नहीं है, पिछले साल भी बड़ी करीब पहुंची थी, मैं खुद भी उस टीम का हिस्सा रहा हूँ। बट सब कलंदरों का काम जीतना तो नहीं होता, वो तो कलंदर होते हैं। चले रास्ते में जीत जाए। नहीं, आप क्या समझते हैं? जो भट्ट साहब जी सर, आप देखें
लाहौर को जीतना चाहिए, क्योंकि देखें ना लाहौर में तो वसीम अकरम प्लस भी हमारे हुक्मरान है वहाँ पे। मेरा एक सवाल ज़रा हट के, आकिब जावेद साहब से बात हो रही थी और उनका बयान भी आया था, वो कह रहे थे कि जो 5 डे क्रिकेट ऑब्सोलीट होने जा रहा है और वो समझते हैं ये अब ना हो और ख़त्म हो जाना चाहिए। एक राय है, अभी तो बड़ी महूम सी है मगर इतने बड़े आदमी की तरफ से आ रही है, आप क्या समझते हैं 5 डे क्रिकेट ख़त्म होने वाला है? सर मैं उनकी बात, बड़े हैं मेरे से सीनियर हैं, मैं उस पर बात नहीं करता। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली जब एशेज़ कंक्लूड हुई तो नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन, ये जो ग्रेग चैपल, इयन चैपल, आपको पता है ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं, इयन बोथम जिनको सर का खिताब मिला हुआ है, इन सब ने तज्ज़िये में ये कहा है कि अगर टेस्ट क्रिकेट ऑब्सोलीट हुई तो दुनिया से क्रिकेट की स्किल जो है ना वो उस लेवल की रहेगी नहीं जो थी। सो इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो अगर चाहते हैं कि यही हमारे सामने गेंद जाए पीछे और तालियां बजती रहें तो फिर यही खेलते रहें, और अगर चाहते हैं कि क्रिकेट में स्किल रहे, खूबसूरती रहे, ये एक आर्ट रहे, तो उसके लिए फिर आपको बड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा बट साहब, इंडिया से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का बड़ा प्लेयर वहाँ पे गया है, तो कुछ तो समझ लगती वो पैसे ज़्यादा देते हैं। एक तो उन्होंने बहुत दुनिया से इंटरनेशनल फेम इकट्ठी की, मगर जो टेक्निकली आपसे एज ए क्रिकेटर मैं जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद इंडिया अपना 2020 में नीचे चला गया, ये क्या टेक्निकली क्या वजह बनी? देखिए इंडिया की जो टीम है उनके जितने, जैसे हमारे प्लेयर्स PSL खेलते हैं और दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं, इंडिया IPL के अलावा अपने प्लेयर को किसी दुनिया की लीग में नहीं जाने देता। सो उनका एक्सपोजर जो T20 क्रिकेट का है वो सिर्फ IPL का है। उनकी फोकस ज़्यादा वनडे और टेस्ट मैच की तरफ है, और टेस्ट मैच में वो पिछले 5 साल से नंबर 1 है, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉर्मेट है। से मार पड़ी उनको रिसेंटली, ज़रूर पड़ी है, लेकिन वो कप्तान उनका जो है वो तब्दील हुआ है और उसकी तब्दीली से उनमें काफ़ी उनकी टीम में फ़र्क आया। रोहित शर्मा इंजर्ड थे, कोहली को उतार दिया, नया बोर्ड का सेटअप आया, वहाँ पे भी सियासी मसाइल हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस लेटली बहुत गिरी है। दुनिया का बेहतरीन प्लेयर उन्होंने कप्तानी से उतार दिया, वजह भी नहीं बताई, तो आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है उधर। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ सलमान भट्ट साहब थे। यकीन है कि PSL की सूरत में एक अच्छी क्रिकेट पाकिस्तानियों को देखने को मिलेगी। PSL में अगर ये तारीफ ना की जाए तो इसमें PSL को लाने में ARY के चेयरमैन, कराची किंग के मालिक सलमान इकबाल साहब का बड़ा रोल है। मुझे यकीन है कि क्रिकेट के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान सलमान भट्ट साहब की बात को तो जो देकर बेहतरी करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। काई साहब आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी आवाज़ आ रही है। अच्छा काई साहब, आपने कल देखा होगा कि कराची में एक तरफ तो PSL हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट के सब लवर्स हैं, दूसरी तरफ MQM के एहतजाज पर वो जो उनका एक्ट था बल्दियाती, उसके खिलाफ एक जाँ बाग हो गए, उनके कारकुन, एक MPA ज़ख्मी हो गए, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने फरमाया है, मैंने सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ मुतहदा कौमी मूवमेंट के पुरअमन एहतजाज पर सिंध पुलिस के तशद्दुद का नोटिस लिया है और वज़ारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट्स तलब की है। चुनाचे अब रिपोर्ट्स के मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करूँगा। तो आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म क्या कार्रवाई करेंगे? बड़ी साहब, कार्रवाई तो अब 18वीं तरमीम के तहत जो है वो सूबे ही करेंगे और सूबों की एडमिनिस्ट्रेशन सूबों के पास है। लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि देखें, एक जमहूरी अहद में अगर MQM जाहिर है पार्टी है, उसकी एक तारीख है, मैं उसकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ नहीं बल्कि उसके जन्म से भी इख्तलाफ रखता हूँ, ज़िया-उल-हक के दौर में ही गालिबन हुआ था, मगर अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस अगर जमहूरी हुकूमतें भी जो हैं वो पुरअमन एहतजाज में लोगों को मारेंगी तो ये एक बड़ा गलत, और पीपल्स पार्टी से तो हम बिल्कुल तवक्को इसलिए नहीं करते कि इसने हमेशा डेमोक्रेटिक स्पेस जर्नलिज्म में बेपनाह तनकीद की हमने, और आप जानते हैं कि इन्होंने कभी हमें धमकियां नहीं दी जिस तरह बाकी लोग देते हैं। तो मैं इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वहाँ एक वर्कर जो है वो जहाँ भाग हुआ, लोग जख्मी हुए, तो मेरे ख्याल में इन्हें ये अच्छा तर्ज अमल नहीं है। और हम पीपल्स पार्टी से हमारे अब 100 इख्तलाफात हो गए हैं, क्योंकि हम मजदूरों की पार्टी हुआ करती थी, अब सरमाएदारों की पार्टी है, मगर कम अज़ कम ये जो है वर्करों पर तशद्दुद वाला मामला जो है इसको जस्टिफाई करने की सईद गनी साहब ने कोशिश की, मगर वो कोई अच्छी कोशिश मुझे नहीं लगी। भट्टी साहब। अच्छा मलिक साहब, ये पीपल्स पार्टी एक जदोजहद की जमात है, जुल्फ़कार अली भट्टो की जमात है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भट्टो की जमात है।
और इन्होंने जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और MQM भी एक सियासी जमात है, पुरअमन एहतजाज करना हर जमात का हक है। तो क्या बेहतर ये ना होता कि पीपल्स हुकूमत सिंध कोई ऐसी पॉलिसी बनाती कि ये टकराव ना होता, जिसमें मासूम बच्चे भी थे, MQM के एहतजाज में ख़वातीन भी थी, बुजुर्ग भी थे। बेहतर ना ये होता कि इसको मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाता। देखिए वो भट्टी साहब, सियासत बड़ी एक मतलब उसमें एक जुल्म भी है, आप खुद गर्जी भी होती है। असल में थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि जो नया एक्ट बना है ना, जो उन पर इल्ज़ाम लगाया, आपको पता है कि जमात इस्लामी ने ऑलरेडी धरना किया हुआ है। पीपल्स पार्टी की प्रॉब्लम है क्या? पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जंजीर थी वो हो गई है अंदरून सिंध तक महदूद। अब जो नया उन्होंने एक्ट बनाया ना, उसमें उन्होंने जो गलत काम गैर डेमोक्रेटिकली किया वो ये किया, जो शहरों का मेयर है ना उसको इंडिपेंडेंट नहीं रखा, उसको फंसा दिया उन्होंने वजीर बल्दियात के नीचे। अब असूल ये है बल्दियाती इलेक्शन का कि लेस गवर्नमेंट इज़ बेस्ट गवर्नमेंट, कि नीचे लोग इंडिपेंडेंटली काम करें। अब MQM का मसला पॉलिटिकली क्यों बना है? क्योंकि जो ये कोई मतलब मैं कोई खुदा न खासा तकसीम की बात नहीं करता, ये पाकिस्तान की आबादी है। शहर जो है ना वहाँ पे ज़्यादा MQM का असर है, उर्दू स्पीकिंग लोग ज़्यादा है। अब आप चला जाएँ हैदराबाद चले जाएँ, सखर चले जाएँ, आप कराची चले जाएँ, शहर में वो डोमिनेट करते हैं। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो कल को हम मेयर भी बनेंगे तो ना हमारे पास पैसे होंगे, ना हमारे पास इख्तियारात होंगे। तो असल लड़ाई ये है। सेकंड मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, उस पर आप भी बोलिएगा। मेरे ख्याल में MQM को एक नया रिवाइवल मिला है। वो सो गए थे 2-3 साल से, उनके जो बानी थे उसके आउट होने के बाद उनको एक मौका मिला है अपना अग्रेशन निकालने का, पॉलिटिकली अपना आप दिखाने का, और वो बड़े भरपूर अंदाज से हैं। आप क्या समझते हैं, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत? देखिए बहुत अच्छा चांस मिला है, लेकिन अब देखना है कि इस पर ये कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। याद रखें कि ये हुकूमत से भी अक्सर नाला होते हैं। और एक तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जमहूरी हुकूमत है। कादी साहब मैं आपसे भी मुखातिब होऊंगा। एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म से लेके अपोजिशन लीडर जमहूरियत के दावे करते हैं कि हम निचली सतह तक अख्तियारात देंगे, तो कराची जैसा शहर जो पाकिस्तान का दिल है, अगर उसके ही मेयर को आप बेख्तियार कर देंगे तो फिर मुझे बताएं ऐसे बल्दियाती इलेक्शन का क्या फ़ायदा होगा जब ग्रास रूट्स तक इसके असरात ही ना जाएंगे। भट्टी साहब, यहाँ लड़ाई यही होती है, इसमें जो हकूक तलफ नहीं हुए वो ठेकेदार जो होगा वो उसके हकूक जो हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे, भले उसको ठेका मेयर से मिले या सूबाई गवर्नमेंट से मिले। अब मामला क्या है, होता ये है जो हमारी रूलिंग एलीट है, ये बल्दियाती इदारे भी इसलिए नहीं बनाती, कहते हैं नोट और रकम जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए मुबैना तौर पर हमसे टैक्स लेके इस्तेमाल की जाती है वो हमारे हाथ से गुजरे, ठेकेदार हमारी पसंद का हो। और आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि चार वो कौन कंपनियां थी ठेकेदारों की जो पहले खेलती रहीं और वो फिर आगे का जो सिलसिला है। मामला ये है, तकलीफ दे बात ये है कि अगर मैं आपकी स्टोरी को रिफ़र करता हूं कि भाई जो मेरा 100 रुपया है उसमें मुझ पर 20 रुपए भी लगते हैं या नहीं, भले वो सूबाई हुकूमत खर्च कर रही है, भले वो आपकी जो बल्दियाती हुकूमत खर्च कर रही है या फेडरल हुकूमत खर्च कर रही है। बुनियादी बात इस लड़ाई इस बात पे होनी चाहिए कि मेरा अरब रुपए का बजट है कराची का हशर देख लें आप। बल्दियाती वाले आते हैं तो वो खा जाते हैं, यानी सूबे वाले आते हैं तो वो खा जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट हो तो वो ब्यूरोक्रेसी जो है उनके घरों से मुश्ताक, आपको याद है ना मुश्ताक अली सानी साहब के घर से एक कई अरब की छोटी सी रकम जो है वो निकली थी। तो मेरे ख्याल में वो जो एक पुराना मुहावरा है, ज़रा बैड टेस्ट में ना हो कि कुत्ते को कुएं में से निकालें और असल इश्यूज पर आएँ। बहरहाल ये इख्तियारात और माल समेटने और माल खर्च करने के इख्तियारात की लड़ाई है। अच्छा मलिक साहब, मैं इसी से रिलेटेड सवाल करूंगा। देखिए जमात इस्लामी के खादिम साहब ने 28 दिन से धरना दिया हुआ है और मैं हैरान हूँ कि जमात इस्लामी ने भी उनके अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब ने भी कई दफ़ा खिताब किया। क्या आप समझते हैं कराची के आइंदा इलेक्शन में MQM जमात इस्लामी या क्या नताइज हो सकते हैं? दूसरी तरफ अच्छा ये क्या बेहतर ये ना होता कि पीपल्स पार्टी बड़ा दिल का मुजाहरा करती और उनको जो अख्तियारात बल्दियाती एक्ट में हैं वो तमाम बल्दियाती निज़ाम को दिया जाता, चाहे वो PTI से आता, जमात इस्लामी से आते, MQM से आते? क्या ये थोड़ी सी क्या है?
भट्टी साहब, अब मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने पीपल्स पार्टी का रूज देखा। ये पंजाब सारा पीपल्स पार्टी का था। पाकिस्तान में मतलब जो एक नेशनल पार्टी थी, मैंने तो आगाज़ में ही आपको बताया कि सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक मुल्क की जो जमात, इसने 5 दफ़ा पाकिस्तान में फेडरल हुकूमत बनाई है, अब वो अपने आप को अंदरूनी सिंध तक महदूद कर गई है। ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल सोच है कि आप शहरों पर कब्जा करना चाहिए। जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, जो मुझे चीज़ एक बॉदर कर रही है कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो उन्होंने 2 दफ़ा मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैंने नोटिस ले लिया, मैं फ़ैसला करूँगा। मेरा आपसे सवाल है कि ये 18वीं तरमीम की क्या आपको समझ है? हमारे फेडरल, हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव, उनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान की 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर सूबे का इशू है? तो क्या वो ये जो अल्फाज हैं ये क्या बता रहे हैं? ये गुस्सा बता रहे हैं कि कंट्रोल बता रहे हैं? मेरा ख्याल है गुस्सा भी और बेबसी भी है। बड़ी बदकिस्मती है जो कादी साहब ने फरमाया जमहूरियत चंद ठेकेदारों की लूट मार का नाम रह गया। 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ सूबे का काम है। ये मेरा सवाल है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। आपको याद होगा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक IG साहब को तब्दील करना चाहा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें नहीं दिया। लाहौर में पंजाब के मेरा फिर आपसे सवाल है कि वो IG वापस बुला सकते? मैं टेक्निकली पूछ समझना चाह रहा हूँ, वो क्या कर सकते हैं? कानूनन वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे रिपोर्ट्स मांग सकते हैं। अच्छा, IG ही रिपोर्ट भेजेंगे आइन और कानून के किसी को सजा दे सकते? जो टोन है वो तो बड़ी सख्त है। देखें, अगर कोई गिल्टी करार दिया ही नहीं जाएगा तो सजा कैसे दे देंगे? एक इंतकाम में आके गुस्से में आया कि IG को करेंगे तो वो नामुनासिब काम होगा। ये काम जुल्फ का मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, तो वो लाहौर एयरपोर्ट पर आती थी, लेने नहीं जाते थे। मेरा ख्याल है इस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान साहब एक जमात के वज़ीर आज़म नहीं है, मुल्क के हैं, उन्हें वज़ीर आला सिंध से बात करनी चाहिए थी। उन्हें कहें जी इसमें हक़ायक़ की रिपोर्ट्स मुझे भेजें ताकि सिंध को भी ये तासुर ना जाए कि वफाक पार्टी बनी हुई है। कादी साहब, ये तो बात हो गई। सुना है जिस शहर में आज आप इस्लामाबाद में हैं वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट बार एक दरख्वास्त लेके गई है, क्या नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है? जो सदाबहार नाहली है वो खत्म होने वाली है। ये कोशिशें कहां से शुरू हो रही हैं? देखिए भट्टी साहब, ये तो अब जाहिर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एक बड़ा बेंच बनेगा वही डिसाइड करेगा। मगर मैं बड़ा एक सवाल और भी मैं उठाता हूँ। मैं अगले दिन ये नहीं, ठीक है जो हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनका भी राइट है कि वो गैर कानूनी काम तो नहीं करे, वो इंसाफ मांगने के लिए जा रहे हैं। मगर सवाल फिर वही मिलता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो बड़ों का इंसाफ है वो कोई और होता है, छोटों के लिए इंसाफ कुछ और होता है। टेक्निकल इंसाफ भी मिल जाता है। कल मैं सुन रहा था FBR के साबिक चेयरमैन कुछ अर्सा रहे कि भाई आप मुझे ये बताएं कि एक आदमी फुल टाइम जॉब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वो नौकरी दुबई में भी कर रहे हैं और उनके हकूक मुबैना तौर पर जो गस्ब हुए हैं उनके लिए हम मरे जा रहे हैं। और फिर अकामे का जिस पे हमें डूब के मर जाना चाहिए उसको हम फख्र से बयान कर रहे हैं कि जी तनख्वाह ना लेने पर, विच इज रॉन्ग, विच इज अ लाई, झूठ है। अगर अकामे से तनख्वाह आप ना लें, अकामा कैंसिल हो जाता है दुबई के कानून के मुताबिक। तो बात यह है कि क्या इतना बड़ा कहतुर रिजाल है कि हमें कोई लीडरशिप नहीं मिल रही? खान साहब हैं, ये अब बिलावल भुट्टो साहब हैं, ये इन्हीं तीनों के दरमियान हम घूमते रहेंगे। साहब आप इस्लामाबाद बना दें, इस्लामाबाद की हवाएं कर लिया था। इस्लामाबाद की हवाएं कुछ बता रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने JIT के बाद 3-5 जज सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज से मान के नाहल किया है, क्या उनको रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद है? कोई ये डील या ढील इस किस्म की गुफ्तगू कोई गर्दिश कर रही है वहां? देखिए, यहां बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और अब चूंकि रिपोर्टिंग का जमाना कम रह गया, आपसे बेहतर कौन जानता है, अफवाहों का ही जमाना है। रिलीफ उन्हें मिले या ना मिले, मगर एक बात जो मुझे समझ में आती है कि जिस रिलीफ तक वो इस रिलीफ के जरिए पहुंचना चाहते हैं, इस रिलीफ, मैं दोबारा कहता हूं, जिस रिलीफ तक वो इस जुडिशियल रिलीफ के जरिए पहुंचना चाहते हैं वहां मंजिल अभी बड़ी दूर है, वो बड़ी कठिन है, वो बड़ी उसकी बड़ी टेक्निकल सॉलिड वजूहात हैं और वो इंस्टीट्यूशनल हैं, वो पर्सनल से ऊपर काम चला गया है। हाँ, अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है PTI की, इसके हवाले से यहाँ राइफ है ये जो अफवाह साजी हो रही है कि खान साहब के जो मामलात हैं
वो खासे लोग अपनी अंदाज में कई तस्वीरों को भी मुख्तलिफ तौर पर इंटरप्रेट करते नज़र आते हैं। मगर सवाल ये है कि मुझे लगता है हॉब्सन चॉइस है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब खान साहब वो जो आप बात किया करते हैं कि भाई अगर खान साहब जाएं तो फिर कौन, और क्योंकि आगे जो मेस है, पीडीएम है, उसके अलावा पीडीएम का बैगेज है, मुस्लिम लीग नून का बैगेज है, तो अगला नक्शा क्या बने? तो एक बड़ी ही एक यूं समझ लें अनार्की सी है एनालिसिस में भी और हालात में भी। मैं मलक साहब से पूछना है, मैंने सुना है एक अहम तरीन शख्सियत इस्लामाबाद की बड़े ज़हनी दबाव में है और बड़ी तल्ख सी गुफ्तगू कर रही हैं। कोई इस किस्म की इतलात आई है कि कोई दबाव में कोई अहम तरीन शख्सियत लग रही है और किसी बड़े फैसले के लिए लाहे अमल भी बना रहे हैं या मुशावरत भी कर रहे हैं? इस किस्म की इतलात आप तक पहुंची हैं? भट्टी साहब, जो फरवरी का महीना है इसकी बातें कुछ लोग साफ्ती हलकों में भी, आप जानते हैं मेरा हुक्मरानों से तो इतनी मुलाकात मुझ जैसे खाक नशीन की कहाँ होती है, मगर जो उड़ती उड़ती हम तक पहुंचते हैं फरवरी की बातें लोग कर रहे हैं। मगर मैं इसको भी ज्यादा इसलिए नहीं समझता कि हम एक ऐसे ऐद में हैं कि जहां जिन लोगों ने अहम फैसले करने हैं वो सुबह करते हैं, शाम को अपने फैसलों से डर जाते हैं। तो ये इस तरह का माहौल चल रहा है। आप मेरी सुन लें, देखिए आप हैं हमारे साथी हैं, मुझे पता है कि अगर वो काजी साहब इस्लामाबाद गए तो इसका मतलब नहीं कि लोगों का हक मैं छीन लूँ। मेरा आपसे सवाल है कि ये किस पे तनाव है, कौन सी पर्सनैलिटी है, और ये को आप छोटी सी बात नहीं कर रहे। कुछ मेरा, मैं भी तो इसमें एक दो कमेंट करना चाह रहा हूँ कि कल बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स भी हुई हैं और एक अजीबोगरीब फिजा इस मुल्क में कि अदम इत्मीनान आ सकता है, कोई इस्तीफ़ा हो सकता है, कोई किसी को कुछ कर सकता है। तो ये हो क्या रहा है सारा, ज़रा समरी करें। मलिक साहब, आपने अपनी जान छुड़ा ली, उस मीटिंग के कोई खातर हार नताइज नहीं निकले। अच्छा, कुछ रोज़ कबल अहम तरीन शख्सियत स्ट्रेस में थी, उन्हें फिर तो स्ट्रेस है किस चीज़? जो रेस्ट की गोलियां उसको क्या कहते हैं? दबाव है, परेशानी। अब सुकून की गोलियां कह लें, खून की गोली खा के। मेरा सवाल है स्ट्रेस क्या है? खून की गोली खा के नींद की आगोश में जाना पड़ा। अच्छा चले हम छोड़ दें, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे। ये बताएं आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार गई है उधर अदालत में, क्या वुकला के लिए पाकिस्तान में सबसे अहम केस वुकला बेचारे जो दिन में जाते हैं रात को नहीं आते, बैठने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए चैम्बर अच्छे नहीं है, पाकिस्तान में क्या साफ पानी मिल गया, तालीम मिल गई, सेहत मिल गई, क्या वुकला के लिए अहम इतना क्यों है नाअहली? वो इसलिए अहम है कि देखें वुकला बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आइन को भी समझते हैं, पाकिस्तान के कानून को भी समझते हैं। उनको पता है कि अगर 11 रुपए का बिजली का यूनिट 34 रुपए का होगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनको इस चीज़ से क्या गरज है कि 90 रुपए का अगर किलो आटा हो गया तो ये मुल्क बड़ा अमीर है, इनको क्या तकलीफ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप डाटा बोलना शुरू करें, वो काजी साहब को इन कर लें, तो आप अपनी हमारी जो माएँ हैं जो बच्चे पैदा करती हैं 60% में उनके अंदर वो खून नहीं है, वो उनके हड्डियों में वो जान नहीं है कि वो हेल्दी बच्चा पैदा कर सके। इस मुल्क का 50% जो बच्चा उसका कद ही पूरा नहीं हो रहा क्योंकि वो उसका खाना पूरा नहीं हो रहा। और इस मुल्क का आइन कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट बार से मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का आइन कहता है कि जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होगा उसकी तालीम का हक रियासत की जिम्मेदारी है, उसकी सेहत का हक रियासत की जिम्मेदारी है। और शायद इस बार को पता नहीं है 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा गलियों में आवारा गर्द है, उस पर जुल्म हो रहा है, उस पर जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है, जिनसी तशद्दुद हो रहा है, वो साइकिलों पे काम कर रहा है, रियासत को पता नहीं, और उनको नवाज शरीफ का मसला हो गया। अच्छा कैसा, मैं यही आता हूँ आपके पास। एसर भूम साहब ने मुशर्रफ दौर में बड़ी जद्दोजहद की, कोई शुबा नहीं। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू यही है कि एक शख्स की नाअहली, एक या 2 शख्स की, इसके बाद पाकिस्तान में मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम कानून बेहतर हो जाएगा, जो 20-20, 30-30 साल से मुकदमा चल रहे हैं उनके फैसले हो जाएंगे? भट्टी साहब, मैं तो यहाँ पर तो अगर ये भी मैंने पहले भी कहा था, आज दोहरा देता हूँ कि ये तो यानी हयात बाद अज मौत भी अहल होने की दरख्वास्त दे सकते हैं और दें, उनका राइट है। एहसन बोन मेरे भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं और मेरी उनसे बड़ी अच्छी रौ रस्म और साफ सलामत है। मगर आप ये समझ लें कि जो हमारी हुक्मरान इशराफिया है वो आपस में बटी हुई है और उसमें कुछ इदारे इधर टिल्ट देते हैं, कुछ इधर टिल्ट देते हैं। बार कौंसिल्स की जो नई शक्ल बन के आई है, इस जो एक अदलिया की जो एक तहरीक सो कॉल्ड चली थी, उसके बाद उसकी क्या शक्ल बनी है,
मेरे बहुत प्यारे वकीलों को जो रात दिन मेहनत करके अपना नाम बनाते हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, मगर वो जो मॉडल टाउन में कब्जे की ज़मीनें खरीदने का सिलसिला है जिसमें कई दफ़ा आपकी मेरी बात हो चुकी है, मैं मॉडल टाउन सिर्फ एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये यहां पर जो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिस इदारे में भी वो साफत हो, वो कोई इदारा हो इस मुल्क का जिसमें काला पैसा घुसता है तो उसका बेड़ा गर्क करके निकल जाता है। बात कर रहे हैं और मेरे आइन में ये लिखी हुई हैं बातें मेरे। जी काई साहब प्लीज आप बात मुकम्मल कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात कर रहे हैं कि बच्चों की स्टेंटेड ग्रोथ है, बल्कि मैं एक और आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के 47% बच्चे अपनी जिंदगी की जंग अपनी मां की कोख में हारना शुरू कर देते हैं जब 5 में से 3 माएँ खून की कमी का शिकार होती हैं। इस पे कभी कोई रेट नहीं आएगी, इस पे कभी कोई बात नहीं करेगा। अलबत्ता एक बात किसी भी मुल्क में जमहूरी हुकूमत में रीढ़ की हड्डी होती है। पाकिस्तान में जमहूरियत में बहुत मुकाम वुकला बरादरी का, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम उसके अवेट। तो क्या आप नहीं समझते कि वुकला को अगर ये कोई इशू उठाते, वुकला बरादरी के लिए उठाते, उनके लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी कहते, चैम्बर का लिए कहते, साफ पानी की लिए जाते, तालीम के लिए जाते, सिर्फ इस इशू को लेके जाना, क्या वुकला बरादरी के बाकी मसाइल नहीं है? हमारे बहुत सारे वुकला भाई ऐसे हैं जिनके पास बैठने के लिए जगह नहीं है, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं बड़ा आपसे एग्री करता हूं और मैं समझता हूं आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया और मेरी भी सारी मोहब्बतें रिस्पेक्ट वुकला के लिए, मुझे अच्छा लगता कि ये इज्तिमाई किसी पर्पस पे जाते। मुझे एक और कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूँ, मुझे चौधरी शुजात में एक बड़ी खास विजडम नज़र आ रही है। कल भी उन्होंने बयान दिया, आज उन्होंने जो बयान दिए इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर, उन्होंने कहा यार इमरान खान या PTI खुदा के लिए नवाज शरीफ की वापसी मसला नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की बात करो, पाकिस्तान के मसाइल की तरफ आओ, ये उसको लाना या न जाना। ये मैं चौधरी शुजात को कोट कर रहा हूँ, मैं आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ, इससे तो चौधरी शुजात साहब की मुझे बड़ी विजडम नज़र आई है कि भाई सियासत ये नहीं कि मैं पकड़ लूँगा मैं छोड़ दूँगा, नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ जा रहा है, वो मुल्क के लिए कुछ करो। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए मलक साहब, चौधरी शुजात साहब और यहाँ परवेज लोगों को उनसे इख्तलाफ हो सकता है, नहायत ज़ीरक सियासतदान, कम बोलने वाले, तोल के बोलने वाले। ये इस मुल्क का इशू नहीं है कि नवाज शरीफ नहीं आ रहा, सही है। इस मुल्क का इशू नहीं है कि आपने 500 बंदों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, इस मुल्क का इशू है आप उन्हें तालीम, सेहत, रोजगार, इंसाफ दें। आप इस मुल्क को दिवालिया होने की तरफ ले जा रहे हैं और इंतकाम पे लगे हुए हैं। आपने चेयरमैन शहजाद अकबर की जगह रख लिया जो किसी के लिए कॉलम लिखते थे। इससे अवाम की बेहतरी क्या है मुझे नहीं समझ आ रही। अगर इमरान खान ने चौधरी शुजात के मशवरों को गौर से ना सुना तो पुलों से पानी गुजरने वाला है। इमरान खान साहब के नीचे जो जमीन है वो डगमगा रही है। मैं आपसे और काजी साहब आपसे भी सवाल है, पहले काजी साहब आप भी सुन ले बट्टी, मेरा ज़िमनी सवाल है। कल बड़े टेक्निकल कमेंट दिया, एक सेकंड, वो परवेज इलाही साहब ने कहा कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमें अपोजिशन की तरफ आप धकेल रहे हैं उनकी तरफ, तो डू यू सी के इत्तेहादी कोई कश्मकश में? दोनों से आपसे सवाल है। मैं काजी साहब इसके बाद आपके, जब आपकी मुंतखब नुमाइंदे स्पीकर हैं, आप कोई अहम तरीन शख्सियत पंजाब की, अफसरों को फ़ोन करें इसका काम नहीं करना, इसको लटका दो, इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, और आपके हो भी इत्तेहादी, तो फिर आप पीछे ही धकेल रहे हैं। जी काजी साहब आप फरमाइएगा। देखें, चौधरी शुजात हुसैन साहब को मैं बड़ा फ़ैन हूँ और वो बहुत वाकई बहुत ज़ीरक और ज़हीन आदमी है। आपने उनका फ़िक्रा शायद आपने देख नहीं पाए होंगे। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर जो खुद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो चाहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। ज़रा गौर फरमाएं उनकी कितनी पेनिट्रेटिंग है कि भाई यहाँ पे जिस तरह आपने बताया फलां भी मिल आया है, फलां भी मिल आया है, फलां भी मिल आया है, तो क्या इस कैफियत में ये लोग चाहेंगे कि मियाँ साहब वापस आ जाएं? और फिर उन्होंने खान साहब को कहा कि हुजूर इनको छोड़ें, आप आगे कुछ लोगों के मसाइल को देखें, आखिरी साल आपका आगे। जी बड़ी अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं काजी साहब, काजी सईद साहब, उनका और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के सर से ये बात क्यों नहीं पीछे हटती कि वो नवाज शरीफ को छोड़ दे? वो इश्तिहारी हैं, सजा याफ्ता हैं, आएंगे तो कानून के मुताबिक गिरफ्तार होंगे, क्यों वो इस बात को अपने ऊपर सवार रख रहे हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो खान साहब की एक अंडरस्टैंडिंग थी और जो मुक़्तदर इदारों से
कोई कभी कभी हमें खबरें मिलती हैं या कुछ तासुर मिलता है, उन्हें लगता है कि इस जो एक शुरू हुआ था सिलसिला इन जराइम को सामने लाने का, इन कार्टल्स को सामने लाने का, तो उन्हें लगता है कि रियासती जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इमरान खान साहब को वहाँ से वो सपोर्ट नहीं मिली कि जो एक क्लींजिंग का एक ऐड शुरू करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो उन्हें लगता है कि मुझे लगता है कि ही फील्स बिट्रेड इन हिज ओन राइट। गलत या सही मैं नहीं कह रहा, मुझे उनकी फीलिंग ऐसी लगती है कि उनके पीछे यानी उस तरीके से उन्हें सपोर्ट नहीं मिली रियासती स्ट्रक्चर्स की जो कि शुरू में शायद कुछ ऐदो पैमान हुए होंगे। मैं अंदाजन बात कर रहा हूँ, बात गलत भी। अच्छा कैसा साहब आप ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म और वो सपोर्ट का मोहताज हो, बैसाखियों का मोहताज हो, वहाँ करप्शन ख़त्म हो सकती है, वहाँ इंसाफ मिल सकता है। इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। काई साहब, आप इस्लामाबाद में हैं। 2022 की सबसे अहम तरीन खबर आपको मिल चुकी होगी। वज़ीर आज़म, आज सारे अखबारात में छपा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का कहना करप्शन के खात्मे से मुतल्लिक जो दावा किया 3 माह में करप्शन खत्म कर दी। तो आप रोजाना करप्शन के प्रोपेगेंडे करते हैं, आप क्यों नहीं बात आते शरारती लोग? मुझे नहीं पता उन्होंने ये कैसे इसको कहाँ से ये फिगर लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। इसमें करप्शन तो मैं ये कह चुका हूँ कि यहाँ पे मैं आपके कल ही मैंने कहा था कि ये मोबाइल आयल है जिससे ये निज़ाम चलता है। और करप्शन में एक और भी बात अर्ज कर दूं, करप्शन इस निज़ाम की बर्बादी की वजह नहीं, इसका नतीजा है। ये निज़ाम होगा तो करप्शन होगी, ना निज़ाम बदला ना करप्शन ख़त्म हुई। लिहाजा निज़ाम बदलेंगे तो करप्शन ख़त्म होगी। क्योंकि आप किसी दफ्तर में LDA में आप मेरे साथ बैठे थे ना, 1-2 डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे जिन्होंने अंदर की कहानियां हमें सुनाई थी। आपके पास मुझसे ज़्यादा कहानियां हैं। तो एक जगह पे एक फाइल निकलवाने के लिए 7 चपड़ासी खड़ा होता है कि जो हो की गल काम नहीं हो रहा, दे ना मैंने 5000, तो मैं फाइल इंशाल्लाह आपको कॉपी करा के दे देता हूँ। ये सारी हैं जो कॉमन नॉलेज है, मैं कोई यहाँ पे स्टोरी नहीं फोड़ रहा, सबको इल्म है। तो ये ख़त्म तो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक इस निज़ाम की ग़िज़ा ये करप्शन का माल रहेगा, जब तक हम इलेक्शन जो है वो जुए के पैसे से लड़ेंगे, और जब तक इलेक्शन जो है हम कब्जे के पैसे से लड़ते रहेंगे। सफ़ेद जमहूरियत के लिए सफ़ेद धन से लानी पड़ेगी, काले धन से जमहूरियत लाएंगे तो वो काली रहेगी। जमहूरियत गलत नहीं है, सूबाई दारुल हुकूमत है पंजाब का। जी, पंजाब का आप लोग फिर हुकूमती इदारों के या तर्जुमान आप लोगों से सही नाराज रहते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं पहले 3 महीनों में उन्होंने करप्शन का खात्मा कर दिया था। तो फिर आप लोग क्यों प्रॉब्लम है भैया? आपको अगर करप्शन है ही नहीं, इसका मतलब है महंगाई भी नहीं है, इसका मतलब है बेरोजगारी भी नहीं है, इसका मतलब है यूरिया खाद ब्लैक नहीं हो रही, चीनी की जो स्कैंडल था वो भी झूठा था, रिंग रोड का स्कैंडल भी झूठा था, गंदुम का स्कैंडल भी झूठा था, जो हमजा शहबाज साहब कहते हैं DC DPO लगने के पैसे देते हैं, ये सब झूठा। आप क्यों हुकूमत के खिलाफ है इतने यार? 3 माह में एक आदमी ने 70 साल का गंद साफ कर दिया। इमरान खान ने करप्शन ही खत्म कर दी। मैंने तो कहा हमें ना खत्म कर देंगे। मुझे ऐसे लगा कि इमरान खान साहब जो है ना, इश्यूज़ की जाने के बजाय वो मीडिया से चीज़ें देखते हैं। उनका हमेशा ख्याल आता है कि ये जो करप्शन का इशू है, ये हुकूमत की कारकर्दगी का इशू, ये सारा मीडिया पे है, और वो समझते हैं अगर मीडिया चुप हो तो मसला ख़त्म हो जाए। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, 2 साल पहले जो आपने सारा जिक्र कर दिया, उसमें मीडिया कहाँ गया? पंजाब हुकूमत का ये असेसमेंट था, ये नालायकी और करप्शन दोनों बहनें होती हैं। आपने हमें कहा कि यार इस मुल्क में चीनी बहुत ज़्यादा है। चले एक ही केस ले लें, आपने कहा जी 3 अरब की सब्सिडी, यानी कि आपके टैक्स से 3 अरब लेके ना वो गंदम चीनी आपने बाहर भेज दी। हमने कहा चलो अच्छा यार इस मुल्क को डॉलर मिलेंगे। फिर एकदम आपको सर पकड़ ली हुई, चीनी तो हमारे पास है नहीं। फिर मेरा सर मेरी जूतियाँ, फिर वो डॉलर लगा के मैंने चीनी वापस ली और चीनी भी डबल हो गई। ये किस मुल्क में हुआ है? ये आप उसका नाम बता दें। पिंडी की खबर आपने 10 दफ़ा इस चैनल पर आपने दी है जो हुआ है आपके साथ। LPG आपने लेट की, उसकी सज़ा किसको मिली? उसकी सज़ा मुझे मिली है। आपने रावी का जो शहर बनाना था, वो आपकी कोर्ट ने कहा कि भाई आपका जो प्लान ही ठीक नहीं, इसमें रूल्स ठीक नहीं है। कहाँ मैं आपको बताऊँ? अच्छा एक कमेंट मेरा ले लें, मुझे बताने भट्टी साहब, आप खुद चैनल हेड है, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। अगर आप 3 साल में मेरे जैसे यहाँ पे 25 बंदों को बदल दें कि ताहिर मलिक भी फेल, वो भी फेल, काजी को भी निकाल दो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। कादी साहब आप बताएं, ये हुकूमतों के जो सेक्रेटरी होते हैं, तर्जमान या जो बड़े बड़े ओहदे लेते हैं,
वो सख्त आपसे नाराज है, कहेंगे इश्तिहार बंद कर देंगे, इस पर पर्चा करा दो। आप लोग अगर महंगाई करप्शन ख़त्म हो गई है, आप लोग कहीं मरीख पे तो नहीं रहते? आप क्यों कासी गलत करते हैं पाकिस्तान के निज़ाम पर? भट्टी साहब, कैसे करप्शन खत्म हो सकती है, मुझे आप बताएं ना। वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं, मैं तो आपसे राय ले रहा हूं। अपने तबकाती वजूद को कायम ही नहीं रख सकती। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये अपना तबकाती वजूद करप्शन के बगैर खत्म हो जाए। मुझे बताएं, हमजा शहबाज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हो रहा है जनाब, ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग के लिए पैसे लगते हैं। आज के लग रहे हैं। कल जिन होटलों की आपने बात की जहां से ये आपके ममनुआ चीजें हम मुसलमानों के लिए गैर मुसलमानों के लिए बिकती हैं और फिर वो मुसलमानों के पास ही पहुंच जाती हैं, वहां पर जो कब से पोस्टिंग जो है पैसों से नहीं हो रही, ये मुझे बताएं। एक्साइज में कौन सी लिक्विडेटिव 11-11, 12-12 ग्रेड के लोग जो हैं, आपको याद है एक मजाक हुआ करता था कि ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार आता था तो कस्टम या एक्साइज डिपार्टमेंट के जो एक पीएन है उसको रिश्ता दे देते थे, नीचे लिखा होता था लेक्चरार हजरात से माजरत के साथ। तो मेरा मतलब ये है, हमारे पास वक्त कम है, इस्लामाबाद में आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत को भी एहतसाब से मुतमिन नहीं है, अपोजिशन भी नहीं है। एहसन इकबाल साहब आपके दोस्त का कहना है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, इमरान नियाजी का एक सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर को अपना एहतसाब का मशीर लगाने का मकसद सिक्योरिटी इदारे के इमेज को मुतनाज़ा बनाना है और इसके नाम को अपने इंतकामी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना है। ये इकदाम वही नताइज देगा जो सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसरान टीवी पर आकर देते हैं। नहायत ही काबिल मजम्मत है। क्या वजह है अगर ये जो नए साहब लगाए हैं ब्रिगेडियर साहब, इससे भी अपोजिशन क्यों खौफजदा है? भट्टी साहब, पहली बात तो ये कि तो प्रीरोगेटिव तो प्राइम मिनिस्टर का है। गलत तो अगर लगाएंगे तो कल नतीजा भुगतेंगे। कल जो है क्या कौन से मेरिट पे यहाँ पर बंदे हमें लगाते रहे हैं? जाती मुलाजमत की हद तक खुशामद करने वाले लोगों को ओहदे मिलते रहे। यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू कंडक्ट होते थे। एक बंदा जिसका ब्यूरोक्रेसी से तल्लुक कोई नहीं है मगर हुक्मरान खानदान से है, तो वो बैठ के कहता था अच्छा भाई आईजी लगना है, की करेंगे साढ़े। और आपको मैं बताऊं, यानी जो पुलिस मुकाबले करने वाले थे कौन उनको अंदर लेके आया? इन्होंने एक बंदा लगाया है, इसके फॉर एंड अगेंस्ट बात हो रही है, इसकी परफॉर्मेंस पे जब पता चलेगा नहीं है, इमरान खान साहब को बैगेज उठाना पड़ेगा जैसे वो उठा रहे हैं शहजाद अकबर साहब का। तो मेरा ख्याल है उनको काम उनका करने दें, अपोजिशन अपना काम करे। अगर आपके साथ गलती हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट तो मौजूद है, उस पर भी हमें एतमाद नहीं होता। हम कहते हैं बड़ा कम रह गया है। शहजाद अकबर साहब ने 3.5 साल कौन सा ऐसा बड़ा लीडर गिरफ्तार नहीं करवाया। अब रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब आके वो नताइज इमरान खान सबको दे देंगे, वो चाह रहे हैं, वो क्या ऐसा करेंगे? ये मुशर्रफ दौर में थे, उनके बड़े करीब थे, थोड़े से कालम शालम भी लिखे हैं, कुछ लोगों के खिलाफ बड़े लिखे हैं और बड़े पसंदीदा हो गए हैं। तो ये मेरिट है आपके पास? देखिए भट्टी साहब, जो असल पाकिस्तान का जो मेरी भी तवक्को थी वो इमरान खान साहब से ये थी कि ये निज़ाम में इस्लाहात लाएंगे। आज उन्होंने फरमाया कि इस मुल्क में कानून हर एक के लिए नहीं, इंसाफ नहीं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि इमरान खान साहब भूल जाते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अल्लाह ताला ने उनको पार्लियामान दी है, कानून बनाने की ताकत दी है, उनको मेजॉरिटी दी है कि इस मुल्क को बदलें। तो असल में ट्रेजिडी हमारी ये हुई कि हमने कई इस्लाहात नहीं की, हमने पुलिस में नहीं इस्लाहात की, हमने लॉ में नहीं की, हमने एहतसाब में नहीं की। अब एहतसाब का एक यूनिवर्सल फार्मूला है, एहतसाब जो मर्जी हो, जब तक आप न्यूट्रलिटी, आप गैर जानबदारी उसमें नहीं ना लाएंगे, एहतसाब नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब को सोचना ये चाहिए कि उनको अल्लाह ताला ने ये जो जिम्मेदारी है एहतसाब की, उसके लिए गैर जानबदारी। मलिक साहब, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, दिल तो नहीं कर रहा था टाइम खत्म करने का, क्योंकि काजी सईद साहब के बगैर हम नाज़रीन, बड़ा अफसोस है कि वज़ीर आज़म ने 3 माह में पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म कर दी। हमें यकीन है कि सहाफ़ी भी ढूंढेंगे। अगर करप्शन ख़त्म हो गई है तो हमारा फ़र्ज़ है आप तक सच पहुँचाना। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आप मरीख में तो नहीं रह रहे, ये ज़रूर इस्लाह कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के सुपुर्द।